हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एक बार स्वागत है आपका और कपिल तिवारी क्लासेस पे। और काफ़ी लंबे टाइम बाद आज फिर से हम हाजिर हैं। मैंने कुछ बातें की थी आपसे और कुछ वादे भी किए थे आपसे कि मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी बीच में, इसलिए हम चाहते हैं। फिर भी कोई बात नहीं। लास्ट वीडियो था हमारा क्लास 12 के बारे में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में था, और उसमें हम एक लंबा सा डेरिवेशन किए थे। और आज उसी को मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें अगला पॉइंट हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी डेरिवेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन एक्सियल पोजिशन, निरक्षीय स्थिति। और इसके पहले जो हमने वीडियो डाले थे उसमें था आपका कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, या उसके पहले हमने डायपोल के बारे में बताया था। और अब आगे हम बताने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जिसमें से आपका सेकंड नंबर का डेरिवेशन है आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये आज टॉपिक हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, और मैं इसी को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर बता दें कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती क्या है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो भी किसी स्पेशली चार्ज पर या चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, उसके रेशियो को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आइए बात करते हैं इसमें हम जो डेरिवेशन है। तो सबसे पहले इसका एक बेसिक डायग्राम है, और चाहे वो अक्षीय स्थिति हो या निरक्षीय स्थिति, दोनों डायपोल पर ही ज्ञात किए जाते हैं। यानी इसका कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा किसी विद्युत द्विध्रुव पर, यानी ऑन एनी डायपोल, किसी भी द्विध्रुव पर आपको निकालना है, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम है छोटा सा, इसमें हम डायपोल बनाते हैं। डायपोल के लिए मिनिमम दो बिंदु यानी 2 पॉइंट्स होते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ए है और एक पॉइंट हमारा बी है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डायपोल के लिए जो डिस्टेंस होता है वो 2a लिया जाता है। डायपोल के लिए जो डिस्टेंस होता है वो 2a, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2a। साथ ही इसका एक मध्य बिंदु O। अब चूंकि निरक्षीय स्थिति है, यानी जो भी हमारा पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं, वो उस अक्ष में ना होकर दूसरे अक्ष में होगा। यानी मान लेते हैं मध्य बिंदु से r दूरी पर, मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है, वो भी हम वर्टिकली लेंगे। हमारा डायपोल अगर हॉरिजॉन्टली है यानी क्षैतिज में है, तो जिस पर हम निकालेंगे वो उसके अपोजिट एक्सिस पे होना चाहिए। यानी डायपोल अगर हॉरिजॉन्टली है तो हमारा जिस पॉइंट पर निकालना है उसको हम वर्टिकली लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा मिड पॉइंट O है और उससे r डिस्टेंस पर, हाउ मच, r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है P, जिस पर हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले इसमें हम डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे लिए दिया है एक डायपोल है AB, और जिसकी लेंथ 2a है। मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट O है, उससे r डिस्टेंस पर एक दूसरे एक्सिस पर, दूसरे अक्ष पर एक पॉइंट है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले हम इसको एक तरह से मिला दें। और आपको पता है कि डायपोल में जो चार्ज होता है वो दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर मैं इसको प्लस क्यू से शो करूँ तो इसमें माइनस क्यू हो सकता है, या फिर आप अगर इधर प्लस क्यू शो करें तो इधर माइनस क्यू होगा। वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका जो चार्ज है वो अपोजिट होना चाहिए, वो चाहे किसी पॉइंट पर। ओके, अब आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये अगर 2a है तो
ए से ओ तक और ओ से बी तक डिस्टेंस जो है 2a को डिवाइड कर जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा a, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा आपका a। तो डेरिवेशन में कोई भी चीज़ स्टार्ट करके पूरा डायग्राम का डिस्क्रिप्शन पूरा बताते हैं कि क्या क्या है। मैं आपको केवल शॉर्ट में इतना बता देता हूँ कि ए बी जो है वो क्या है, डाइपोल है, अर्थात द्विध्रुव है, जहाँ ए बी की लेंथ कितनी है टोटल 2a, और यहाँ पास अगर इसको डिवाइड करें तो ए ओ बराबर a और ओ बी बराबर b होता है a, क्योंकि ये दोनों उसी के ही पार्ट है। इसके अलावा अगर इसी में मैं बताना चाहूँ कि जो ए पर चार्ज है वो है आपका प्लस क्यू और बी पर चार्ज कितना है माइनस क्यू। इसी को आप एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना चित्र ए बी द्विध्रुव है जिस पर दो विभिन्न आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2a है, मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर, यानी OP का जो लेंथ होगा कितना होगा R, O से R दूरी पर, यहाँ से यहाँ O से R दूरी पर कोई अन्य बिंदु P है, यानी OP बराबर R। तो अगर मुझे A से P का निकालना हो और P से B का निकालना हो तो डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए हम इसे एक ट्रायंगुलर फॉर्म में मान सकते हैं। समकोण त्रिभुज आप देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, परपेंडिकुलर है तो AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में अगर आप इसको हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण माने तो आपका AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, AO का मान है A स्क्वायर और OP का मान है R स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AP का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या AP का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग बराबर, या हम ऐसा कर सकते हैं कर्ण का वर्ग जो बराबर होता है लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल होता है। तो आप ये वैल्यू देख रहे हैं, बेस A है, परपेंडिकुलर की लेंथ R है, तो AP स्क्वायर की वैल्यू हो गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर मुझे AP की वैल्यू चाहिए तो AP की वैल्यू आएगी क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और आपको पता है कि अगर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले में रूट चढ़ेगा, तो मिलाकर AP की वैल्यू जो होगी वो होगी क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और आप देख पा रहे हैं कि जितना डिस्टेंस A से P तक का है उतना डिस्टेंस B से P तक का है, यानी आप ये कह सकते हैं कि AP बराबर BP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी इधर की वैल्यू भी सेम होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये डायग्राम है आपका, ये अच्छी स्थिति में डायपोल ऑन नॉन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पर निकालना होता है, चाहे वो B से P के बीच हो या A से P के बीच में हो, तो सबसे पहले हम इधर से लेते हैं। तो लिखेंगे लैंग्वेज में कि बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है कि जब दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो एक के लिए हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा होता है E2। तो पहला है E1 और E1 की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0। चार्ज चाहे कोई भी हो प्लस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, भले प्लस माइनस क्यू है तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है बी से पी तक निकालना है, यानी आपका E1 इसी डायरेक्शन पर होगा, E1 बी से पी की ओर, और साथ में BP डिस्टेंस है तो BP का हो जाएगा स्क्वायर, डायरेक्शन होगा BP दिशा, किस दिशा में BP दिशा। और हमने आपको बताया कि जितना AP है उतना BP है, अर्थात जितना AP का स्क्वायर होगा उतना ही BP का स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू रखें तो E1 बराबर 1/4πε0 और Q चार्ज है, BP की वैल्यू जाएगी r² + a²। क्यों? क्योंकि जितना AP स्क्वायर है उतना ही BP स्क्वायर है। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से हम बिंदु A के रिस्पेक्ट में या बिंदु A के सापेक्ष बिंदु B पर निकालेंगे। तो लिखेंगे कि बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक E1 से रिप्रेजेंट किया जा चुका है तो अब रिप्रेजेंट करेंगे हम E2 से। और हमने पहले बात किया था जितना फार्मूला इसके लिए होगा वही फार्मूला इसमें भी होगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP का स्क्वायर। देखिए E1 जो है E1 B से P की ओर आगे बढ़ा था तो E1 डायरेक्शन होगा ये, और भले हम A पर निकाल रहे हैं तो P से रिटर्न आएगा तो आपका A पॉइंट पर डायरेक्शन बनेगा PA दिशा में, यानी आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा PA दिशा में। और चूंकि वैल्यू सेम है अर्थात E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r² प्लस a का स्क्वायर, r² प्लस a का स्क्वायर। और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। अब देखिए कि इसका जब परिणामी निकालना होता है तो चूंकि वैल्यू आप देखिए E1 जितना है सेम उतना ही आपका E2 है। E1 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r² प्लस a², वैसे E2 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r² प्लस a²। जरूरी ये है कि अब इसका परिणामी कैसे निकाला जाए, रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए चूंकि निरक्षीय स्थिति है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट के रूप में डिवाइड करते हैं, अर्थात घटकों के रूप में विभाजित करते हैं। तो E1 के भी दो घटक होंगे और E2 के भी दो घटक होंगे। उसको मैं डायग्राम में दिखा दूं तो देख पाएंगे आप, बिंदु B है ये E1 के लिए, ये E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, अर्थात E1 के दो कंपोनेंट। आप एक लाइन लिख सकते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 तथा E2 को
दो घटकों में विभाजन, विभाजित या वियोजित करने। तो अब देखिए कि E1 और E2, E1 के भी दो घटक होंगे, E2 के, तो E1 के दो घटक होंगे E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, जो कि हम डायग्राम में शो करेंगे, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा। इसी प्रकार से E2 के लिए भी E2 sin थीटा और E2 cos थीटा। तो साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा वर्टिकली शो करते हैं, चाहे वो वर्टिकली ऊपर हो या वर्टिकली नीचे। तो देखिए यहाँ पास E1 sin थीटा तो हो गया, अभी कहलाएगा नीचे वाला E2 sin थीटा, नीचे की ओर। और cos थीटा का आपके हिसाब से इधर होना चाहिए, लेकिन cos थीटा कंपोनेंट जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी साइड ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो E1 cos थीटा ये हो गया, इसी पे क्या होता है E2 cos थीटा, ये हो गया E1 cos थीटा, इसी पर है E2 cos थीटा। तो हम देख लिए कि E1 के दो कंपोनेंट, E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। उसी प्रकार E2 के भी दो, E2 sin थीटा और E2 cos थीटा, ये हो गया आपका E2 sin थीटा और E2 cos। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब इनका रिजल्टेंट वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा वाले आप देख पा रहे हैं कि जो घटक हैं वो सीधे एक दूसरे के अपोजिट पे हैं। E1 sin थीटा ऊपर और E2 cos sin थीटा जो है नीचे है। और दोनों वैल्यू लगभग सेम है, सेम होने के कारण क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम वर्टिकली में उतना ही ऊपर हो उतना ही नीचे हो तो साइन बनता है एक प्लस का और एक माइनस का, इसके हिसाब से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणामी जो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये जुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पर जुड़ ये भी रहे हैं, लेकिन ये उतना ही मान प्लस में होगा और ये उतना ही मान माइनस में होगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें इसमें लाइन में लिखना पड़ेगा कि चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के वैल्यू परिमाण जो है बराबर एवं दिशा में विपरीत हैं, अतः इनके मान आपस में कैंसिल हो जाएंगे अर्थात निष्फल हो जाएंगे। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों मान बराबर और एक ही दिशा में हैं, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे, अर्थात परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कैपिटल ई रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ई बराबर होगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्या होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन पे है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। और हमें E1 और E2 की वैल्यू पता है। अब एक नई चीज है, वो क्या है, cos थीटा। तो E1 E2 की वैल्यू तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से पता है, लेकिन cos थीटा नहीं पता है। तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। और आप देख रहे हैं इधर से लें या इधर से लें, दोनों के लिए बेस इक्वल है और बेस की वैल्यू है a। आप कोई भी राइटिंग में टाइम ले सकते हैं। AOP में मैं इधर साइड बना देता हूँ, AOP में ये बेस कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वैल्यू है √r² + a²। तो cos थीटा की वैल्यू होगी a/r² + a²। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, आधार बटे। तो अब हम इस इक्वेशन में मान रखते हैं। तो E बराबर E1 की वैल्यू है, देख पा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² + a² इंटू cos थीटा है। तो cos की वैल्यू निकाल लिए a/√r² + a²। ये E1 की वैल्यू और एक आपका cos थीटा की वैल्यू।
और उतना ही सेम है e2 cos थीटा, बिल्कुल सेम। चाहे वो cos थीटा ले लीजिए, चाहे e2 की वैल्यू की बात करें, तो दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम प्लस पूरा वही लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। मतलब सेम, बिल्कुल सेम। और आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम वैल्यू है, अर्थात ये दोनों ऐड होंगे तो वही यूनिट डबल हो जाएगी, यानी इसको हम जोड़ें तो बस 2 आ जाएगा, बाकी पूरा सेम। तो यहाँ पर 2 यहाँ पास अगर जो 2AQ तो 2AQ और अपॉन में पूरा सेम 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चाहे तो आप इसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अगर ये पूरे कॉमन लेंगे तो एक और एक मतलब 1 + 1 ऐड होगा तो 2 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप जोड़ के देख लीजिए, इतनी वैल्यू आएगी ई। और जो नीचे वो सेम वैल्यू है। और आपको पता है 2AQ क्या होता है, डायपोल मोमेंट द्विध्रुवाघूर्ण। तो 2AQ की वैल्यू होती है कैपिटल P। तो इस हिसाब से ई की वैल्यू आ जाएगी P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, 2a की वैल्यू क्या होती है P, तो उसके बगल में आपको लिखना पड़ेगा कोष्टक में 2AQ बराबर P, डायपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुवाघूर्ण से। तो आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसको इरेज करके। तो देखिए E बराबर कितनी वैल्यू है, P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की बात करूँ तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की बात करूँ, इसको मैं इक्वेशन दे दूँ आपका थर्ड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता हो कि जब भी कभी अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो पावर में आता है 1/2 से। यानी मैं अगर बोलूँ कि अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 को पावर में कन्वर्ट करूँगा तो 2 की पावर 1/2 आएगा, 1/2। तो बराबर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 1/2 अर्थात हाफ। तो इसकी पावर में 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और एक और 1/2 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल पावर 3/2। आपसे भिन्न हल करते आता होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से इसकी पूरी वैल्यू आ गई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। तो आप यहाँ पास रख सकते हैं, या E बराबर P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। और यही इसका आंसर है। आप सबको पता है बिंदु छेद तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। इसमें एक कंडीशन और भी है कि अगर आप ये बताएं कि r के कंपेरिजन में a जो है छोटा है, r के कंपेयर में a छोटा है, यानी r इज द मोस्ट ग्रेटर देन a, देन a बराबर हो जाएगा 0। और आप a की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या आएगा, E बराबर P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, एक पावर 0 मतलब एक खत्म, तो r स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली आएगा आपका E बराबर P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r का क्यूब, और यूनिट वही न्यूटन पर कूलम। तो एक बार इसको फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेशन में क्या आपको फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, बट अगर आप इसे 1-2 बार
रिवीजन के तौर पर करें, देखें तो आपको समझ में आएगा। और ये दोनों जो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन आपका अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और साथ ही साथ आज वाला निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, दोनों इम्पॉर्टेंट है। आप इसे लगाएं, देखें और आगे बढ़ें। और अगर समझ में आए, सही लगे वीडियो, तो इसको शेयर भी जरूर करें। सही होगा मेरे लिए भी और आपके लिए और उन लोगों के लिए भी जो जरूरतमंद है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।